अभी तक तो ख़त्म होना चाहिए था एक्सरसाइज वगैरह। अच्छा, स्कूल का सबका चल रहा है क्या स्कूल का एग्ज़ाम? कल ख़त्म हुआ है। तो आप लोग को अच्छा मौका मिल गया, क्लास में मेरा नहीं था। ये कौन सा लेक्चर, थर्ड लेक्चर है क्या? फर्स्ट पॉइंट लिखिए। कम बैठिए, बैठिए, जल्दी से बैठ जाइए। बेट, तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो बेट का मतलब mg, राइट? तो mg किसी ऑब्जेक्ट पे कौन लगाता है और किस तरफ लगता है? अर्थ लगाता है, राइट? और किधर लगाएगा? टुवर्ड्स द अर्थ लगाएगा। ये देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, तो एट्रैक्शन टर्म बोलते ही अवे रहता है या उसका टुवर्ड्स रहता है? टुवर्ड्स। तो एक लिखिए, वे फोर्स mj ऑलवेज एक्ट्स ऑन द सेंटर ऑफ मास, always acts on the center of mass and towards the earth, and towards the earth। एक मिनट, एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, इस mg को लगने के लिए इज इट कंपल्सरी कि ऑलवेज ऑब्जेक्ट अर्थ के कांटेक्ट में हो? इसका मतलब ये नॉन कांटेक्ट फोर्स भी हो सकता है। एक्चुअली नॉन कांटेक्ट फोर्स ही है, क्योंकि इस यहाँ पे जो फोर्स लगता है वो अर्थ के टुवर्ड्स द अर्थ, मतलब अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है, ठीक है? तो मान लेते हैं कि इस मार्कर को यहाँ से मैंने ऐसे जस्ट रिलीज किया, तो रिलीज अभी तो ये एयर में है, अर्थ कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी तो इस पर अर्थ फोर्स लगाएगा, राइट? लिखिए, weight mg is kind of non-contact force। weight mg is kind of, इसी में कंटिन्यू कीजिएगा, weight mg is kind of non-contact force। मतलब इस फोर्स को लगने के लिए इट इज नॉट कंपल्सरी कि ऑलवेज कांटेक्ट में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है? सेकंड, बोलिए स्टूडेंट। कांटेक्ट फोर्स में का कांटेक्ट फोर्स जैसे ही नाम दिए, इसका मतलब है कि इस फोर्स को अप्लाई होने के लिए कांटेक्ट में होना जरूरी है। लिखिए, कांटेक्ट फोर्स acts
when two objects come in contact, when two objects come in contact, कॉमा, इसी में कंटिन्यू कीजिए, they exert contact force, they exert contact force on each other, एग्जाम्पल में कॉन्टैक्ट फोर्स का कुछ एग्जाम्पल बता सकते हैं? नॉर्मल रिएक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, राइट, और अप्लाइड फोर्स जो हम लोग लगाएंगे, राइट। अच्छा, कूलम्ब फोर्स को किस में रखिएगा? दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स रहता है, कांटेक्ट या नॉन कांटेक्ट? उसको कांटेक्ट में रह भी सकता है, बट उसमें कांटेक्ट में रहने का कंपलसर नहीं है। बट इस अब नॉर्मल रिएक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अप्लाइड फोर्स या इवन फोर्स ऑफ टेंशन, स्ट्रिंग अगर ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में नहीं रहेगा तो क्या अपना जो पावर है टेंशन का वो लगाएगा? नहीं लगाएगा। और स्प्रिंग फोर्स बहुत सारा है, विस्कस के अंदर ही उस फ्रिक्शन आ गया, ये दोनों विस्कस को इंक्लूड कर लेगा नहीं। फ्लूइड मैकेनिक्स शायद स्टार्ट किया इसलिए विस्कोसिटी आपको समझ में आ गया, राइट। ऑनलाइन में मैं बात कर रहा हूँ। तो एक फ्लूइड का वन लेयर फ्लूइड के दूसरे लेयर पे कांटेक्ट फोर्स लगाता है, वन लेयर दूसरे लेयर पे क्या लगाता है? तो कांटेक्ट फोर्स में दो आ गया, एक नॉर्मल रिएक्शन और एक फोर्स ऑफ। अगर दो फ्लूइड का दो लेयर के बीच में अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन विस्कस लिक्विड। कैसा बोलते हैं? या नॉन विस्कस फ्लूइड, ठीक है ना। चलिए, अब नॉर्मल रिएक्शन के लिखिए, तो सब पे बहुत सारा एग्जांपल लूंगा। बोलिए, नॉर्मल रिएक्शन किसी ऑब्जेक्ट पे कैसे लगता है? वर्टिकली। बोलते रहिए, बोलिए बोलिए, कुछ अपना राय दीजिए, बहुत दिन के बाद क्लास ले रहा हूँ फिजिक्स का। बोले, किधर लगता है नॉर्मल रिएक्शन किसी ऑब्जेक्ट पे? जिनके अपोजिट, जी के अपोजिट। उसमें जी का तो कोई रोल है ही नहीं। इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि एम जी लगेगा तभी एन लगेगा। नाम है नॉर्मल रिएक्शन। देखिए, नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट, राइट, एंड टुवार्ड्स द ऑब्जेक्ट एंड। तो सर परपेंडिकुलर जो टर्म है तो किसका परपेंडिकुलर? कॉमन प्लेन ऑफ कांटेक्ट का। बोलिए मेरे साथ, कॉमन प्लेन ऑफ कांटेक्ट। उसमें कहीं जी आया, एम जी आया? नहीं आया। तो चीज़ों को पकड़ के रखना है, ठीक है। और इसके साथ साथ काइनेमेटिक्स को ख़त्म कर देना चाहिए था। बड़ा अफसोस है कि 10 दिन में काइनेमेटिक्स आप लोग नहीं लगा पाए, जबकि उसमें 10-12 प्रॉब्लम तो न्यूटन लॉ H.C. वर्मा का मैं ही बना के गया था, राइट। डेली 5 भी बनाते तो अभी तक ख़त्म हो चुका होता है। आप लोग को नहीं बोल रहे हैं। बाकी महारथी लोग भी तो हैं ऑनलाइन में जो ऑफलाइन नहीं आना चाहते हैं। अब आना स्टार्ट कीजिए भाई। ऐसे मैं फोर्स नहीं करूँगा क्योंकि अभी का, बट उसमें अब आना कम से कम स्टार्ट कीजिए। देखिए, नॉर्मल रिएक्शन, ब्रैकेट लिखिएगा, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू कॉमन प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट, परपेंडिकुलर टू कॉमन प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉमन प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट को 2 बार अंडरलाइन कीजिए।
perpendicular to common plane of contact and towards the object. Away from the object या towards the object? चलिए देखिए, अभी मुझे इसके अंदर नहीं जाना है कि फ्रिक्शन कितने टाइप का। ऐसे आप लोगों से आर के सर पढ़ाए होंगे तो याद होगा कि 2 टाइप का होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट? स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है? जो जानते हैं बोला कीजिए। नाम ही स्टैटिक, राइट? अच्छा, स्टैटिक फ्रिक्शन जनरली कॉन्सेप्ट ये है ना कि स्टैटिक फ्रिक्शन जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है, राइट? तो मेरा क्वेश्चन ये है, हालांकि नहीं अगर पता है तो आंसर नहीं भी देने से काम चलेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है या नहीं कर सकता है? पक्का? आप पूरा डे टू डे लाइफ का काम स्टैटिक फ्रिक्शन से ही कर रहे हैं। बचपन से उठकर चलना जब सीखे और जब चलते रहते हैं, यहाँ देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन से चल रहे हैं। और जो चीज़ देखिए कितना बढ़िया होता है आईआईटी का क्वेश्चन, उनको भी पता है कि बच्चे स्टैटिक टर्म पकड़े हुए हैं, राइट? तो वो यही पूछ लिया कि स्टैटिक फ्रिक्शन के वजह से कोई बॉडी मूव कर सकता है नहीं कर सकता, ये ऑब्जेक्टिव पूछे हुए हैं आईआईटी का। और दूसरा साथ साथ पूछ लिए हैं स्टैटिक फ्रिक्शन से बर्डन हो सकता है नहीं हो सकता है। तो आपके दिमाग में तो ये रहेगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन सर बात कर रहे हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब बॉडी रेस्ट में है तब तक लग रहा है, और जब रेस्ट में है तो उसका तो डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं, और डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा तो वर्क ही नहीं होगा। बट स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से भी वर्क होता है। तो सब एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, ठीक है? बहुत बड़ा बड़ा एग्जाम्पल। एनीवे, लेकिन मेरा भी क्वेश्चन है कि फ्रिक्शन किसी बॉडी पे फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन भी क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स या कॉन्टैक्ट? कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये फ्रिक्शन का जो फोर्स है वो किसी बॉडी पे कैसे लगता है? नहीं, इस पे अभी नहीं जाएंगे। यहाँ देखिए, ये मेरा अप्लाइड फोर्स है, ठीक है? मतलब ये मैं लगा रहा हूँ इस पर, करेक्ट? बट ये अभी भी रेस्ट में है। एक इसमें है, इसको कौन रोक के रखा है? समटाइम्स ऐसा तो हो सकता है ना, स्टूडेंट आप लोग इमेजिन कीजिएगा ऑनलाइन का, मैं बेंच को पुश कर रहा हूँ। मैं बेंच को ऐसे पुश कर रहे हैं, फोर्स तो लगा रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं टच करके रखा हूँ, ऑब्वियसली लगा रहा हूँ, बट ये मूव नहीं कर रहा है। कौन इसे पकड़ के रखा है? बोले सर सरफेस। बट सरफेस इसको पकड़ के रखा है, फोर्स लगा रहा है। किधर लगा रहा होगा? मेरे डायरेक्शन में या जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है, लेकिन किधर लगा रहा है? फिर वो फ्रिक्शन का फोर्स किधर लग रहा होगा? तो एक्चुअली मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस पे, ये ब्लॉक इस सरफेस पर रखा हुआ है। तो यहाँ देखना है ब्लॉक का लोअर सरफेस, इस ब्लॉक का लोअर सरफेस और ये सरफेस जिस पे ब्लॉक है, दोनों के बीच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सैंडविच हो जाता है। कहाँ रहता है? इसके बीच में लगता है ना। हाँ या ना? ये सरफेस जब इसे फ्रिक्शन का फोर्स लगा रहा है तो कहाँ पे लगा रहा होगा? इस सरफेस पे या इसके बॉटम के सरफेस पे? लोअर सरफेस पे।
इसका मतलब है कि दोनों सरफेस के कॉमन प्लेन ऑफ कांटेक्ट के बीच में एंड पैरेलल टू द सरफेस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन द बॉडी का, लेकिन वो कहाँ पे, कौन से सरफेस पे, बॉडी का जो कॉमन प्लेन ऑफ कांटेक्ट में है, जो कॉमन प्लेन ऑफ कांटेक्ट उसके बीच में एंड पैरेलल टू द सरफेस एंड व्हाट पैरेलल टू द, अब किधर लाएगा वो तो फ्रिक्शन पढ़ेंगे। ऐसे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग के जस्ट अपोजिट लगता है, टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग के जस्ट अपोजिट। तो अभी के लिए मानिए तो यहाँ पे सिर्फ फ्रिक्शन बोलते हैं, फ्रिक्शन कौन सा है बाद में देखेंगे, ठीक है। तो लिखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लिख दीजिएगा ताकि हम लोग बातों को गौर कर सकें। स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स just opposite to tendency of sliding, just opposite to tendency of sliding and parallel to common plane of contact, and parallel to common plane of contact, and parallel to common plane of contact. बोलिए स्टूडेंट, टेंशन का फोर्स किसी बॉडी पे कैसे लगता है? देखिए फोर्स ऑफ टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी एंड पैरेलल टू द स्ट्रिंग, अवे फ्रॉम द बॉडी एंड पैरेलल टू द स्ट्रिंग। पैरेलल टू द स्ट्रिंग, ठीक है। यहां देखिए स्टूडेंट, अच्छा स्प्रिंग के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग को नॉलेज है? बाद में देखेंगे कि स्प्रिंग भी दो टाइप का होता है, आइडियल स्प्रिंग एंड नॉन आइडियल स्प्रिंग। आइडियल स्प्रिंग और बट इसमें बहुत अंदर तक अभी नहीं जाएंगे। जैसे स्ट्रिंग में भी तो होता है आइडियल स्ट्रिंग, जिस स्ट्रिंग का बात कर रहा हूँ जिसमें टेंशन का था, स्ट्रिंग भी रोप दो टाइप का, आइडियल और आइडियल स्ट्रिंग कैसा होता है? मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। बोले मेरे साथ, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, राइट। और नॉन आइडियल स्ट्रिंग कैसा रहेगा? हैविंग सम मास, हैविंग सम, जैसे पुल्ली तो पक्का देखे होंगे। तो हम लोग जनरली जिस अगर पुल्ली के बारे में कुछ नहीं बोला जाता तो उस पुल्ली को क्या मान लेते हैं? आइडियल पुल्ली। व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ आइडियल पुल्ली? सब पे 1 by 1 आ रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे ही स्प्रिंग का, तो स्प्रिंग को जैसे सपोज कि आपको कुछ पेन पहले के ज़माने में अभी भी आता है ना पेन ऐसे, तो पेन को हम लोग अगर उसके अंदर स्प्रिंग लगा रहता है उसको निकाल के रखिएगा तो जनरली एक नेचुरल लेंथ गेन के रख के रहता है, जहाँ से ना ही आगे जाएगा नहीं पीछे जाएगा, राइट, करेक्ट है। तो स्प्रिंग का अपना एक नेचुरल लेंथ होता है, नेचुरल लेंथ जिस लेंथ पे वो अपने आप को सस्टेन करके रखा है, मतलब अगर उस पर कोई फोर्स अप्लाइड फोर्स नहीं लगाया जाएगा तो उसी लेंथ पे रहेगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट? नेचुरल लेंथ। तो देखिए स्टूडेंट,
तो स्प्रिंग का एक टेंडेंसी होता है कि उसमें आप जो भी चेंज करेंगे उसका वो अपोज करेगा, जो चेंज करेंगे उसका क्या सपोर्ट करेगा या अपोज करेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ तक आप यहाँ पे था और इस ब्लॉक पे आपने और ये स्प्रिंग का ये पार्ट इस ब्लॉक से रिजिडली बिल्डिंग किया हुआ है, अटैच है, रिजिडली अटैच है, और आपने एक अप्लाइड फोर्स एफ फोर्स लगाकर या बहुत सारा ऐसा इक्विपमेंट होता है ना जिम में जिसमें स्प्रिंग लगा रहता है, ऐसे खींचते हैं, तो ऐसे खींचने के बाद वो क्या या जो भी रहता है ऐसे ही रहता है या वो आप फिर अपना नेचुरल लेंथ में आना चाहता है। इसका मतलब है कि आइडियल स्प्रिंग का एक क्वालिटी होता है कि उसके नेचुरल लेंथ के अगेंस्ट में जो भी आप चेंज करेंगे उसको आप पोज करेगा, राइट। तो मान लेते हैं कि मैंने नेचुरल लेंथ के रेस्पेक्ट में लेंथ को कम किया या ज़्यादा कर दिया है, ज़्यादा कर दिया। तो अब इस ब्लॉक पे और यहाँ पे लाकर रखे हुए हैं, ठीक है। तो इस ब्लॉक पे ये स्प्रिंग एक फोर्स लगाएगा, लेकिन फोर्स किधर लगाएगा, बोले टुवार्ड्स राइट या टुवार्ड्स लेफ्ट, बोले फास्ट टुवार्ड्स लेफ्ट, करेक्ट। टुवार्ड्स लेफ्ट क्यों, क्योंकि वो अपना नेचुरल लेंथ गेन करना चाहेगा। ऑलवेज स्प्रिंग क्या कर चाहता है, उसके नेचुरल लेंथ में जो आप चेंज करेगा उसके अगेंस्ट में वो फोर्स लगाएगा, उसको सपोर्ट में, उसके डायरेक्शन में या उसके अगेंस्ट में। तो आपने इसके नेचुरल लेंथ को इंक्रीज कर दिया तो वो क्या चाहेगा कि अपना लेंथ को कम करेगा, राइट। और क्या किस में कन्वर्ट करना चाहेगा, नेचुरल लेंथ में, समझ गए। तो लिखिए लेकिन ऑलवेज पैरेलल टू द स्प्रिंग, किधर लगाएगा, ऑलवेज पैरेलल टू द स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज अप्लाइड, ऑल स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट्स a spring force always acts opposite to एक ऐसे लिख लीजिएगा, एवरी स्प्रिंग रेसिस्ट एनी अटेम्प्ट, ज़्यादा बेटर सेंटेंस बनेगा, एवरी स्प्रिंग resist any attempt to change its natural length, to change its natural length, comma, when it is compressed or extended, when it is compressed or extended, it exert force, it exert a force and direction of force is parallel to the spring, and direction of force is parallel to the spring, and in the direction depend on it is compressed or extended, and in the direction नहीं, and direction depends on, पैरेलल रहेगा लेकिन किधर रहेगा और किस बात पर डिपेंड करेगा कि एक कंप्रेस किया गया या एक्सटेंडेड किया गया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल में देखिए तो स्टूडेंट, सिर्फ आपको इसमें स्प्रिंग फोर्स दिखाना है, इस ब्लॉक पे ओनली स्प्रिंग फोर्स दिखाना है। तो इस ब्लॉक पे स्प्रिंग फोर्स, और इस ब्लॉक पे मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, इस ब्लॉक पे स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, टुवार्ड्स लेफ्ट या टुवार्ड्स राइट,
ब्लॉक पे ये ब्लॉक से, ये स्प्रिंग ब्लॉक से अटैच है ना, तो ब्लॉक को इस तरफ फोर्स करेगा या ये अपनी तरफ पुल करेगा? आप स्प्रिंग को खींच रहे हैं तो अपनी तरफ खींचेगा ना आपको, राइट? आपने क्या किया, नेचुरल लेंथ के रेस्पेक्ट में इसका लेंथ को एक्सटेंड कर दिया, राइट? दैट्स वाई इस पे स्प्रिंग फोर्स ऐसे लगेगा, समझ गए? लेकिन ये इस स्प्रिंग के पैरेलल रहेगा, करेक्ट है? अब आपके सामने एक यहां देखिएगा, यहां तक नजर आ रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट? ए भी नेचुरल लेंथ है, ठीक है? और इस नेचुरल लेंथ के रेस्पेक्ट में मैं एक अप्लाइड फोर्स लगा रहा हूँ, ये मैं लगा रहा हूँ, और इसको यहाँ तक इस लेंथ के रेस्पेक्ट मैंने कंप्रेस कर दिया। ये फोर्स लगाकर, तो नेचुरल लेंथ के रेस्पेक्ट में ये लेंथ ज़्यादा हुआ या कंप्रेस्ड हो गया? तो स्प्रिंग ऑलवेज वो फोर्स वैसा चाहेगा, वैसा अटेम्प्ट लेगा जो जिस पे आप स्प्रिंग के लिए जो काम कर रहे हैं उसके अपोजिट वो काम करेगा उस बॉडी पे। तो यहाँ पे ये ब्लॉक क्या किया, स्प्रिंग आपने ब्लॉक पे फोर्स लगाया, ब्लॉक ने स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, राइट? तो अपना ऑलवेज अपना नेचुरल लेंथ को गेन करना चाहेगा। अब इस ऑब्जेक्ट ब्लॉक पे स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगा? टुवार्ड्स राइट। वो अपना नेचुरल लेंथ को गेन करना चाहेगा, वो क्या होगा, इलोंगेट होना चाहेगा, राइट? दैट्स वाई ये बोलना सही रहता है, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन बोलना सही रहेगा। या ऑलवेज फोर्स क्या करेगा, जो भी आपका उसमें को चेंज करेंगे उसको रेसिस्ट करने के लिए फोर्स लगाएगा, सपोर्ट करने के लिए या अपोज करने के लिए? अपोज करने के लिए, लेकिन पैरेलल टू द स्प्रिंग। तो सिर्फ अगर इस ब्लॉक पे स्प्रिंग फोर्स दिखा, यहाँ सब लोग देखना है, इस ब्लॉक पे अगर स्प्रिंग फोर्स दिखाया जाए, सिर्फ स्प्रिंग फोर्स, तो अब मुझे लगता है कि स्प्रिंग फोर्स ऐसे रहना चाहिए, एग्री? लेकिन पैरेलल टू द व्हाट, स्प्रिंग, स्प्रिंग के पैरेलल, लेकिन यहाँ पे टुवार्ड्स राइट। इस केस में टुवार्ड्स क्या था, लेफ्ट। लेफ्ट क्यों था सर? लेफ्ट नहीं लगता तो इस ब्लॉक को पुल नहीं करेगा, राइट? अब पुल नहीं करेगा तो अपना नेचुरल लेंथ का गेन करने का टेंडेंसी नहीं दिखा पाएगा। तो ऑलवेज अपना फोर्स जो अपना स्प्रिंग फोर्स लगाता है नेचुरल लेंथ को गेन करने के टेंडेंसी के डायरेक्शन में। तो जो भी आप उसका नेचुरल लेंथ के रेस्पेक्ट में लेंथ को डिफेट करेंगे, चेंज करेंगे, उसका अपोज करने के लिए फोर्स लगाएगा, ठीक है? कितना फोर्स लगाएगा, कैसे, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये बाद में, अभी के लिए बस उसका डायरेक्शन फ्री बॉडी डायग्राम पे होगा। एक और पॉइंट लिख रहे हैं, for draw the free body diagram, identify the object or system, identify the object or system and isolate it from other objects, comma, and clearly specify its boundary, किसी भी सिस्टम का बाउंड्री तो पता होना पड़ेगा ना, राइट? इट्स बाउंड्री, किसका, सिस्टम का बाउंड्री, राइट? सिस्टम क्या होता है, तो जिसके बारे में आप सोचते हैं, किसके बारे में आप सोचते हैं? तो मान लेते हैं कि मैंने बोल दिया आज के डेट में कि मुझे ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, मतलब आप, लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए, तो फ्री बॉडी डायग्राम
कोई भी सिस्टम खुद सोच के बनाएगा या हम लोग सोचेंगे? ऑब्जर्वर सोचेगा, राइट। और किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स देखने का आपको राइट है? सर है, प्रोवाइडेड आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं, हाँ या ना। किसी भी बॉडी पे फोर्स तभी आप दिखा सकते हैं, फोर्स दिखाने का मतलब फोर्स का बात करना स्टार्ट कर दिए। अब फोर्स का इफेक्ट क्या है? एक्सेलरेशन F इक्वल टू ma, F इक्वल टू, और F इक्वल टू ma कब लगाएंगे? जब ऑब्जर्वर किस फ्रेम में रहेगा? इनर्शियल फ्रेम। और इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? एनी नॉन एक्सेलरेटेड रेस्ट में होना चाहिए या एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए? एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, राइट। और नॉन इनर्शियल फ्रेम एनी एक्सेलरेटेड, राइट। बट इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है कोई भी फ्रेम, उसको देखने के लिए भी आपका फ्रेम क्या होना चाहिए? इनर्शियल होना चाहिए। ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग के बीच में बोल सकते हैं, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? ओके। स्पेसिफाई इट्स बाउंड्री का मतलब उस सिस्टम का बाउंड्री आपको पता होना चाहिए। मान लेते हैं कि कोई आपके घर को ऑब्जर्व कर रहा है, तो बताएगा ना कि आपका यहाँ से स्टार्ट होता है कहीं से भी, या एक बाउंड्री मारते हैं, राइट। इसके आगे मेरा नहीं है, किसका है? या तो PWD का, नहीं तो दूसरे का। ये दूसरी बात है कि हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। जैसे मैं एक जगह पर गया तो देखा कि इससे रोड तो नीचे है और लोग ऐसे पिलर आगे निकाल के ऊपर में छत आगे निकाल दिए। बड़ा ख़राब लगता है ना। ये तो जानबूझ के कोई भी देख लेगा कि हाँ आप ऐसा काम कर रहे हो। हालांकि इस मेट्रो में नहीं हो सकता है, अगर मेट्रो में कीजिएगा तभी आज न कल न परसों गवर्नमेंट का जो ज़मीन रहेगा वो आप ले ही नहीं सकते हो। वो JCB लाएगा तोड़ देगा, वो अपना काम कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए सारा पॉइंट को पढ़ लीजिए। तो अब सिर्फ पॉइंट से काम नहीं चलेगा, अब हम लोग ड्रॉ करना सीखेंगे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, बस मुझे फ्री बॉडी डायग्राम ब्लॉक का चाहिए, फ्री FBD ऑफ ब्लॉक आपको ड्रॉ करना है। तो अब आपका सिस्टम क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। तो भाई ब्लॉक का बाउंड्री आपको नहीं पता है, ए है, ए है, ए है, ए है, इसके बाहर आपका सिस्टम है क्या? तो स्पेसिफाई इट्स बाउंड्री का मतलब ये बाउंड्री, राइट। मतलब मेरा सिस्टम हो गया ब्लॉक, तो ब्लॉक कहाँ तक है वो तो पता चल जाएगा ना। यहाँ तक है तो वही उसका बाउंड्री हो गया। अब बताइए कौन कौन सा फोर्स? तो एक तो फोर्स mg लगेगा ही लगेगा। अब फोर्स mg ब्लॉक पे कौन लगा रहा है? ऐसा नहीं सर mg तो लग रहा है, कोई तो लगा रहा होगा। सिस्टम खुद पे कोई भी सिस्टम खुद पे फोर्स नहीं लगाता, और सिस्टम के अंदर जो फोर्स लगता है, ऐसा भी होता है सिस्टम के अंदर भी फोर्स लगता है, विद इन द सिस्टम भी फोर्स लगता है। उसको एक्सटर्नल फोर्स बोलेंगे या इंटरनल फोर्स? इंटरनल फोर्स बोलेंगे, ठीक है। चलिए और कोई फोर्स? मतलब आपने ब्लॉक को ऐसे दिखा दिया, एक तो mg और नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। एक कौन लगा रहा है? एक किस पे लग रहा है? ब्लॉक पे। और नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स के लिए मैंने डिफिनेशन में क्या बोला है, देखिए तो क्या लिखा है, किधर कैसे लगता है और किधर लगता है? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कॉमन सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इस ब्लॉक का इस सरफेस के बीच में कॉमन सरफेस तो बीच में ही रहेगा ना। एंड परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू कॉमन सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट एंड अवे फ्रॉम द बॉडी एंड टुवर्ड्स द बॉडी। तो इस पे किधर लगता है? कॉमन प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट तो ये था, जिस देखिए तो मैं डॉटर से ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या मैं सही हूँ? इस सरफेस, इसका सरफेस का कॉमन प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट इज दिस वन, राइट। तो इसका परपेंडिकुलर एंड अवे या टुवर्ड्स, समझे। इट इज़ नॉट कंपलसरी कि mg ही रहने से ही लगेगा, mg सो मेनी टाइम्स नहीं रहेगा, फिर भी नॉर्मल फोर्स लगेगा। क्योंकि नॉर्मल फोर्स लगने के मैंने कहीं ये बोला कि mg लगना जरूरी है?
नहीं बोला है। और ए नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन ब्लॉक ड्यू टू व्हाट? सरफेस। तो यहाँ पे कौन सा एक्शन, कौन सा रिएक्शन? बोलिए भाई। सर इसमें ना ही, दोनों में से ना ही कोई एक्शन है ना ही रिएक्शन है, राइट? क्योंकि एक्शन और रिएक्शन का कपल सेम बॉडी पे एक्ट, ये न्यूटन थर्ड लॉ में आया था, एक्शन और रिएक्शन। तो क्या एक्शन और रिएक्शन कभी सेम बॉडी पे ऑपरेट होता है? नहीं होता है। तो सर एक एक्चुअली इसको तो बोल तो रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन, किसी का रिएक्शन है, हाँ किसी का रिएक्शन है, बट इसका रिएक्शन ये नहीं है, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन कभी भी सेम बॉडी पे ऑपरेट नहीं होता है। याद है एक एग्जाम्पल लिया था न्यूटन का एप्पल अर्थ का पिछले क्लास में, आप लोग भूल गए क्या 10 दिन में? इस ब्लॉक पे सरफेस लगाया फोर्स, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, तो ब्लॉक भी तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग लगाएगा। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन सरफेस ड्यू टू व्हाट? ब्लॉक। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि इस व्हाइट बोर्ड का अगर मैं पुश कर रहा हूँ, अंदर जाना चाहिए था इस हथेली को, राइट? नहीं जा रहा है, मतलब ये भी अपोज कर रहा होगा। तो जितना बड़ा फोर्स मैं इस व्हाइट बोर्ड पे लगाऊंगा उतना ही बड़ा फोर्स व्हाइट बोर्ड मेरे ऊपर लगाते रहेगा। करेक्ट है? अकॉर्डिंग टू विच लॉ? न्यूटन्स थर्ड लॉ। समझ गए? तो ए और ए आपस में क्या है? एक्शन रिएक्शन कपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सर इज इट कंपल्सरी ऑलवेज कि हम लोग एक्शन और रिएक्शन कपल को दिखाते रहें? इट इज़ नॉट कंपल्सरी। ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बोलेंगे तो सिर्फ ब्लॉक का फोर्स, ब्लॉक पे फोर्स दिखाकर छोड़ दीजिएगा। ये जस्ट आपका लर्निंग प्रोसेस शुरू हुआ है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। बट अगर ब्लॉक का तो सिर्फ ब्लॉक का, मैंने बोला कि ब्लॉक का सरफेस दोनों का, हेडिंग में सिर्फ क्या था? फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक। इसलिए बोला गया था कि स्पेसिफाई इट्स बाउंड्री, मतलब इसके बाउंड्री पे इसके सरफेस से सिर्फ फोर्स लगाना है, दूसरे के सरफेस से फोर्स नहीं लगाना। ये तो दूसरा का सरफेस हो गया ना, ये क्या मेरा ब्लॉक है? बट जस्ट मैंने दिखाया कि एक्चुअली यहाँ पे ए और ए आपस में एक्शन रिएक्शन कपल नहीं था। इसका ये जो किसी का रिएक्शन था तो उसका एक्शन यहाँ था, तो ये दोनों आपस में, ये दोनों आपस में एक्शन रिएक्शन है। और एक्शन और रिएक्शन कभी भी सेम बॉडी पे ऑपरेट, टू डिफरेंट बॉडी पे ऑपरेट होता है। ठीक है ना? दोबारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं पढ़ाया जाएगा इस बैच में। सो प्लीज़ अपने जो भी क्लास लोग छोड़ रहे हैं इस कारण से कि देखिए कैसे अभी 12th का फर्स्ट टर्म चल रहा है, और 12th का फर्स्ट टर्म के लिए जस्ट यही दिखाने के लिए, हालांकि शायद एक आध बार आपको दिखाया भी होगा। देखिए ये अभी 12th बोर्ड का फर्स्ट टर्म चल रहा है, पता है ना? 12th बोर्ड 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो हर सब्जेक्ट का 10-10 टेस्ट, एक सैम्पल टेस्ट पेपर तैयार किया गया था। ये डिट्टो उसी पैटर्न का है जो पैटर्न पूछा जा रहा है, वही क्वेश्चन नहीं है, पैटर्न वो है। बट सबसे बढ़िया बात है कि स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर जो पैटर्न से टेस्ट, और हर सब्जेक्ट का फिजिक्स का 10 पेपर है ऐसा, जैसे 5 मैंने यहाँ पे सेंटर पे टेस्ट लिया, 5 घर पे टेस्ट के लिए दे दिया, मतलब अपना प्रैक्टिस कर लिए। तो बहुत सारा सेट बनाइएगा तो ऑब्वियसली वहाँ से क्वेश्चन तो आएगा ही ना। तो वैसे ही केमिस्ट्री का, जब आप केमिस्ट्री का है तो देखिए आज उनका टेस्ट केमिस्ट्री का रखा हूँ,
5 ऑलरेडी, ये फिफ्थ है, फोर ऑलरेडी ले चुका हूँ, ये फिफ्थ है। तो आप लोग के टाइम पे भी बोर्ड, दैट्स वाई मैं बोलते रहता हूँ कि बोर्ड का एग्ज़ाम मैं संभाल लूँगा। 12th बोर्ड का, स्कूल का एग्ज़ाम कैसे संभाल लेंगे? स्कूल का एग्ज़ाम आज से 1 महीना पहले किसी का शुरू हुआ था और उनका ख़त्म हुआ तो दूसरे स्कूल का शुरू हो गया। इनका ख़त्म होगा तो मंडे से बेदारसी का शुरू होगा, उसका ख़त्म होगा तो किसी और का शुरू होगा। तो एक साथ शुरू हो रहा है? नहीं हो रहा है। बट 12th बोर्ड अलग अलग होगा क्या? पूरे इंडिया में CBSE का एक ही बार होगा ना, तो वो है। इसलिए आपका जो बोर्ड होगा वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा, मैं संभालूंगा उसको, ठीक है। और ऐसे आप लोग के टाइम पे भी ऐसे फर्स्ट टर्म का जितना भी सिलेबस रहेगा वो फर्स्ट टर्म से पहले ऑब्वियसली कवर किया जाएगा। सेकंड टर्म में फर्स्ट आफ्टर फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का कवर किया जाएगा। एकदम तोड़कर बहुत बढ़िया हो गया है, ठीक है। इसलिए बोर्ड के लिए आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन अभी के टाइम पे नॉलेज बढ़ाइए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो बहुत आसान रहेगा। तो अच्छा NCERT है, बट सारा क्वेश्चन आसान रहेगा? सारा क्वेश्चन आसान? जैसे फिजिक्स का बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है, 1 कूलम चार्ज, कोई बॉडी है जिसपे 1 कूलम चार्ज है, गेन समथिंग लाइक 1 पॉइंट कुछ था। कोई बॉडी है जिसमें पहले से 1 कूलम चार्ज है, इतना इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो अब नेट चार्ज कितना हुआ उस बॉडी पे? कैसे निकालिएगा? तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो पता है ना, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो इतना इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज कितना होगा नहीं निकाल लेंगे? कूलम में निकल जाएगा, और उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए, तो ये आंसर 1 इंटू 10⁻18 इंटू 1.67 होता है। कितना होता है? क्या सही है? गलत है। अब सही है। इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। कितना छोटा मिस्टेक करवाएगा आपसे। जो क्वेश्चन जितना आसान है उतना ही ट्रिकी, राइट। जल्दीबाजी में तो आप एक काम करके आ जाते, इस बात का ख्याल ही नहीं रखते कि इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव है। सही बोला या गलत बोला? है ना मिस्टेक करने वाला जगह। तब जल्दीबाजी में ये होता है 20 इंटू 10 प्लस। अच्छा, इतना आसान, इसके अंदर ये वाला देख ही नहीं रहे हैं कि सब उसी को मिस करके आएगा। बट ऐसा क्वेश्चन एक आध तो रहेगा। चलिए, हो गया ना। तो यहां पे अभी आपने 2 फोर्स दिखाया ब्लॉक पे, कौन कौन सा? सेकेंड एग्जाम्पल, देखिए स्टूडेंट, ये है वेज, इस बेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये बेज है फ्रिक्शनलेस, हैविंग नो फ्रिक्शन, मतलब स्मूथ सरफेस। और ये है मेरा ब्लॉक। ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक। ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक। तो जिसका ड्रॉ करने के लिए बोलेंगे वही आपका सिस्टम हो गया, राइट। क्लास में सब लोग ड्रॉ कीजिए, सबका चेक करूंगा। यहाँ देखिए स्टूडेंट, जब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला जाएगा तो आप में से कौन कौन लोग ऐसे ड्रॉ किए हैं?
mg साइन थीटा, मैं आपको गलत नहीं काटूंगा, ठीक है, आप सही हैं 80%, बट किसी वेक्टर का कितना कंपोनेंट? इनफाइनाइट। आप दो ही कंपोनेंट क्यों ब्रेक किए mg का? और भी हो सकता था, समझे? दैट्स वाई फ्री बॉडी डायग्राम में नेट फोर्स mg का दिखाना है, ना कि कंपोनेंट। कंपोनेंट तब हम लोग, अदरवाइज मैं बोलूँगा नहीं mg का, इज इट कंपल्सरी mg का सिर्फ एक दो ही कंपोनेंट हो सकता है, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर? बहुत सारा कंपोनेंट हो सकता है, करेक्ट? दैट्स वाई ये मोस्ट ऑफ द जगह ऐसे दिखाया रहता है, बट ये कंपोनेंट हम लोग किधर ब्रेक करेंगे? सर कंपोनेंट हम लोग उस डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे जिधर मेरा रिक्वायरमेंट रहेगा। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए कंपोनेंट दिखाएंगे या मैंने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग? अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर मुझे काम करना है पैरेलल टू द प्लेन, पैरेलल टू द बेज, राइट, तो मैं सारे फोर्स को इसके पैरेलल ड्रॉ करूंगा, कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, और इस ब्लॉक का ड्रॉ करने के लिए बोला गया है फ्री बॉडी डायग्राम, तो पहले अपने दिमाग में ब्लॉक का एक बाउंड्री मान लीजिए, सिर्फ ब्लॉक रखिए, ब्लॉक का बाउंड्री माइंड में आ गया, और उसको छोड़कर बाकी हो गया उसके लिए एक्सटर्नल एजेंट। कौन सा एजेंट? एक्सटर्नल एजेंट जो फोर्स लगाएगा उसको हम लोग एक्सटर्नल फोर्स बोलेंगे। तो इस ब्लॉक के लिए अर्थ भी तो एक्सटर्नल एजेंट, तो अर्थ किधर लगाएगा फोर्स? mg। अर्थ क्या कंपोनेंट ब्रेक करके लगाएगा? नहीं लगाएगा, करेक्ट? और दूसरा, यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, ये ब्लॉक किसके साथ कांटेक्ट में है? बेज के सरफेस के साथ, तो दोनों का कॉमन प्लेन ऑफ कांटेक्ट कैसा रहेगा? मुझे लगता है ऐसा रहेगा, करेक्ट? तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर एंड टुवार्ड्स, बोलिए परपेंडिकुलर एंड, तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इस सरफेस पे लगेगा या इस सरफेस पे लगेगा? कौन सा सरफेस पे? फॉर एग्जाम्पल कि कभी कभी ऐसा रहता है ना कि रास्ता बहुत ख़राब है, कंकड़ है, राइट, तो हम लोग चलते रहते हैं, तो उसका दर्द यहाँ पे एहसास नहीं होता है भाई, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जाता है, उसका दर्द का एहसास कहाँ पे होगा? सरफेस, जो हम लोग का जो तलवा है, क्या उसको बोलते हैं इंग्लिश में? कुछ तो बोलते होंगे मेरे तरफ देखते हैं, ये सरफेस क्या बोलते हैं? इसके सरफेस को यस, उसको सोल ही बोलते हैं, राइट? तो एक्चुअल में वहाँ पे उसका लगेगा। दैट्स वाई यहाँ पे जो इस ब्लॉक पे ये दोनों आपस में कांटेक्ट में है, तो ये वेज इस ब्लॉक के कौन सा सरफेस पे फोर्स लगाएगा? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इस सरफेस पे, इस सरफेस पे, या इस सरफेस पे? इस सरफेस पे। यहाँ से दिखा रहे हैं, यह है नॉर्मल कांटेक्ट फॉर ब्लॉक ड्यू टू व्हाट? वेज, करेक्ट? अब इसको देखिए, आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, एक ही बात है, मैंने यहाँ से ऐसे दिखा दिया, तो इसलिए आप गलत नहीं हैं। किसी फोर्स को पैरेलली शिफ्ट करते हैं, फोर्स विल नॉट चेंज, बट यहाँ तक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तक तो ये काम करेगा, बट किसी फोर्स को पैरेलल शिफ्ट करते हैं, फोर्स चेंज नहीं होता है, बट उसका इफेक्ट चेंज हो सकता है। फोर्स चेंज नहीं होता है, बट उसका इफेक्ट रोटेशन में चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, आपके पास एक पुल्ली है, क्या है? पुल्ली, करेक्ट? और यहाँ पे एक्सेल है, एक्सेल समझते हैं, जिसमें पुल्ली घूमता है, राइट? भाई देखते हैं, बहुत सारा कुआं में ऐसा पुल्ली लगा रहता है, इस पे स्ट्रिंग लपेटा रहता है। मान लीजिए कि यह पुल्ली का, अगर पुल्ली आइडियल पुल्ली रहता, आइडियल पुल्ली, तो क्या ये पुल्ली रोटेट कर पाएगा? उस पर स्ट्रिंग स्लाइड करेगा, स्ट्रिंग क्या करेगा? स्लाइड करेगा, पुली को रोटेट नहीं करेगा, पुली रेस्ट में ही रहेगा। अगर आइडियल पुली है, आइडियल पुली मतलब है मास नहीं है, मास तो नहीं रहेगा ही, साथ में फ्रिक्शन भी नहीं रहेगा। बट देखते हैं जब स्प्रिंग उस पर लपेट के ऐसे खींचते हैं तो साथ में पुली भी थोड़ा घूमता है, किसके वजह से? फ्रिक्शन के वजह से। एनीवे, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक्सल है, मैं एक फोर्स को ऐसे लगा रहा हूँ, अब ये पुली को घुमा पाएगा? हाँ ना, कुछ बोलिए भाई। घर पे ऐसे आपके यहाँ टैब है ना खोलने के लिए, राइट? आप जो फोर्स लगाते हैं ना, बस टैब जो जिससे रोटेट, ऐसे टैब है, क्या इसको बोलते हैं, जो भी है, जो इसको बोलते हैं,
इसको अगर यहाँ पे फोर्स, अगर इसके बिल्कुल यहाँ पे फोर्स लगाते रहिएगा, घूम पाएगा? इसको ऐसे करके उसके सरफेस पे लगाते हैं, वैसे इस पुली पे अगर यहाँ पे बिल्कुल सेम जिसके अबाउट जो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ पे फोर्स लगाएंगे नहीं घूमेगा। बट इसी फोर्स को अगर यहाँ पे लगा दिए तो सेम फोर्स, सेम डायरेक्शन, तो इसको बोलते हैं, आगे चलकर बोलेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। पॉइंट ऑफ, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स को पैरेलल शिफ्ट करने से फोर्स तो चेंज नहीं होता है, उसका इफेक्ट अलग हो सकता है। उसका इफेक्ट सेम रहेगा या अलग हो सकता है? अलग हो सकता है, ठीक है ना। दैट्स वाई वी आर वेरी मच कंसर्न अबाउट ऑल्सो द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ, क्योंकि वही हम लोग अपना हैबिट डालते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं पार्टिकल डायनेमिक्स। कौन सा डायनेमिक्स? इसका तो सर ये तो ब्लॉक तो पार्टिकल है नहीं, पार्टिकल नहीं है, बट सारे ब्लॉक का मास को एंजॉय कौन करता है? सेंटर ऑफ मास। आप पढ़े ना एक चैप्टर जो आर के सर पढ़ाए होंगे। अब बहुत लोग को कैसे पता चलेगा, वो लोग क्लास ही बंक कर लेते थे, बट सेंटर ऑफ मास जब चैप्टर पढ़ा रहे होंगे तो सारे ब्लॉक का मास कहीं एक जगह सेंटर रहता है, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। और सारे फोर्स का एंजॉय कौन करता है? बोलिए सेंटर ऑफ मास। सारे फोर्स का एंजॉय कौन करता है? सेंटर ऑफ मास। तो मान लेते हैं कि इसको तो ऐसे दिखा रहे हैं, कभी कभी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इस ब्लॉक को मैं एक पार्टिकल मान लूंगा। यहाँ देखिएगा एवरीवन, इस ब्लॉक को क्या मान लेंगे? एक पार्टिकल। इस पार्टिकल का मास क्या रहेगा? जो ब्लॉक के मास के बराबर है, और वो पार्टिकल को नाम क्या रहेगा? सेंटर ऑफ मास। क्या रहेगा? तो सारे फोर्स का एंजॉय कौन करता है? मतलब जो भी एक्सटर्नल फोर्स ऑपरेट होगा वो एक्चुअली डायरेक्टली आप उसको सेंटर ऑफ मास पे भी दिखा सकते हैं। तो एक mg और मेरा कॉमन प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट तो ये था, इसके पैरेलल ए, राइट, और इसका परपेंडिकुलर कौन सा? नॉर्मल। ये मास किसका है? ब्लॉक का, ठीक है। ऐसे दिखा दीजिए। तो कभी कभी ऐसे भी दिखाएंगे, मोस्टली ऐसे ही दिखाएंगे, बट समटाइम्स कहीं पे ऐसे भी दिखाया रहेगा, तो कोई बात नहीं है। इस ब्लॉक को हम लोग क्या ट्रीट करेंगे? पार्टिकल, और उस पार्टिकल का मास ब्लॉक के मास के बराबर है। और जो पार्टिकल है एक्चुअली वो कौन सा पार्टिकल है? जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। तो एटलीस्ट बेज और ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम आएगा तो ड्रॉ कर लेंगे। इसी केस में ऑल्सो ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ वेज, ऑल्सो ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ वेज। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ पा रहे हैं जो ड्रॉ किया? अब किसका ड्रॉ करने के लिए बोला गया है? वेज का। तो जिसका भी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला जाता है, बस उसको ड्रॉ करना है डायग्राम में, और स्पेसिफाई इट्स बाउंड्री, और उसको छोड़कर, तो बेस को छोड़कर सराउंडिंग में कौन कौन है? वेरी गुड, अर्थ एंड ब्लॉक। तो अर्थ एंड ब्लॉक को नहीं दिखाएंगे, सिर्फ किसको दिखाएंगे? वेज को। समझ गए? अब मान लेते हैं कि बेस का मास कैपिटल M है, लेट अस सपोज, या बेस का मास MW कुछ M1 बोलते हैं, दिस इज द मास ऑफ बेस। अब मैंने बेस के बाउंड्री के अलावा और कुछ दिखाया? नहीं दिखाया। कौन कौन सा? अरे पहला फोर्स तो इसका अपना फंडामेंटल राइट है जो लगेगा ही लगेगा, M1G। M1G बेस पे कौन लगाया? अर्थ लगाया। किधर लगाएगा? टुवर्ड्स द अर्थ। और कौन सा फोर्स? देखिए तो स्टूडेंट, न्यूटन्स थर्ड लॉ से अगर इस फोर्स का वैल्यू मैंने N1 बोला, N1, तो यहाँ भी N1 लगेगा। कौन सा लॉ से? न्यूटन्स थर्ड लॉ से। ये N1 इस पे कौन लगाएगा? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन बेस ड्यू टू ब्लॉक। यहाँ क्या बोल रहे थे? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन ब्लॉक ड्यू टू वेज। तो ए और ए आपस में कौन सा कपल? एक्शन। और कोई फोर्स छूट रहा है? देखिए तो, वेरी गुड, अर्थ का सर, इस ये जो सरफेस है, तो यहाँ पे वेज कितने बॉडी के साथ कांटेक्ट में था? तो एक अर्थ का, एक ब्लॉक का, एक अर्थ का, और तो उन दोनों के कांटेक्ट की वजह से हम लोग कांटेक्ट फोर्स खोजेंगे। तो अर्थ के कांटेक्ट में है, अर्थ के कांटेक्ट में है, तो अर्थ के कांटेक्ट की वजह से भी तो एक फोर्स लग रहा होगा, और कौन लगा रहा होगा? अर्थ। इसको N2 बोलेंगे।
अरे N2 कौन लगा रहा है? नॉर्मल फोर्स ऑन बेस ड्यू टू व्हाट? ये हो गया। इसका मतलब बेस पे कितना फोर्स लग रहा है? 3 फोर्स, M1G, N2 एंड इसका मतलब है कि इस पर कितना नॉर्मल रिएक्शन लगा है? ओनली 1 या 2? कौन कौन लगाया है? ब्लॉक भी लगाया और अर्थ भी लगाया है। कहाँ पे कौन लगा रहा है वो ये हम लोग को पता है, ठीक है। और कैसे लगता है? कॉमन सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट के परपेंडिकुलर एंड अवे या टुवर्ड्स? टुवर्ड्स। हो गया ना? चलिए draw the free body diagram of this block. ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कीजिए। एक मिनट, ब्लॉक किसके कांटेक्ट में है? किसी के कांटेक्ट में है? सर स्ट्रिंग के इस स्ट्रिंग के साथ कांटेक्ट में है, और स्ट्रिंग का ईच एंड एवरी पॉइंट या सिर्फ ये एंड। एक फोर्स तो आप mg लगाएंगे ही, है या ना? और स्ट्रिंग कौन सा फोर्स लगाएगा? टेंशन का फोर्स। कैसा फोर्स? टेंशन का फोर्स। और किधर लगाएगा? ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी एंड पैरेलल टू द स्ट्रिंग। अवे फ्रॉम द बॉडी एंड पैरेलल टू द स्ट्रिंग। या स्ट्रिंग के पैरेलल एंड अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है? करेक्ट? एक मिनट, बट स्ट्रिंग का एक क्वालिटी है, वो टेंशन का पावर, टेंशन का फोर्स कब ऑपरेट करेगा? जब वो स्ट्रेचिंग फेज में रहेगा। स्ट्रिंग अगर सेलेक्ट कर गया, लूज हो गया, तो क्या टेंशन का फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि स्ट्रिंग में टेंशन का पावर क्रिएट तब होगा, टेंशन का फोर्स लगाने का, जब वो किस सिचुएशन में रहेगा, किस स्टेट में रहेगा? स्लैक फॉर्म में जब लूज हो चुका है, मान लीजिए ये स्ट्रिंग का लेंथ है और मैंने ब्लॉक को ऐसे ऊपर थोड़ा लेके आया, तो जितना स्ट्रिंग का लेंथ है, और हम मेरे टॉपिक में यहाँ पे जो मेरे सिलेबस का पार्ट है उसमें क्या है? एक्सटेंसेबल स्ट्रिंग या नॉन एक्सटेंसेबल? एक्सटेंसेबल रहेगा तो रबर हो जाएगा, राइट? नॉन एक्सटेंसेबल कैसा है? तो नॉन एक्सटेंसेबल है, और यहाँ का लेंथ L है, और L लेंथ के रेस्पेक्ट मैंने इस ब्लॉक को ऊपर कर दिया, तो मेरा स्ट्रिंग टाइट रहेगा या लूज हो जाएगा। इसका मतलब टेंशन स्ट्रिंग में स्ट्रिंग का टेंशन का फोर्स तभी ऑपरेट करेगा जब किस फेज में रहेगा? लूजिंग कंडीशन में या इन टाइट फॉर्म? स्ट्रेचिंग फॉर्म में रहेगा, ठीक है? ठीक है, कहीं पे पॉइंट बना के लिखिए तो A string operate a force of tension only when a string operate a force of tension only when it is in a stretching mode. लेमन लाइट में जब स्ट्रिंग टाइट रहेगा तो टेंशन का फोर्स ऑपरेट करेगा, ठीक है? एक और पॉइंट लिखिए, व्हेन अ स्ट्रिंग बिकम स्लैक, स्लैक होना समझते हैं? लूज पड़ना, राइट? बिकम स्लैक और लूज, then force of tension in a string becomes zero. Then force of tension in a string becomes zero.
अब एक मिनट, इतना आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जो स्ट्रिंग कांटेक्ट में है वो लूज स्लैक हो चुका है या टाइट फॉर्म में है। भाई ये स्ट्रिंग से ब्लॉक लटका हुआ था, राइट? अप्लाई योर कॉमन सेंस, क्या स्ट्रिंग लूज रहेगा या टाइट रहेगा? तब टेंशन का फोर्स लगाएगा, करेक्ट? समझ में आ गया? अब यहाँ पे लिखिए, ध्यान सुनिएगा, बाद में मैं इसको प्रूफ कर दूंगा, ठीक है? पहले लिखिए तो एक पॉइंट, बाद में मैं इसको प्रूफ करूंगा, अभी लिख लीजिए। इफ अ स्ट्रिंग इज आइडियल स्ट्रिंग, इफ अ स्ट्रिंग इज आइडियल स्ट्रिंग, ब्रैकेट लिखिए। आइडियल स्ट्रिंग किसको बोलते हैं? मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। आइडियल स्ट्रिंग का मतलब मीनिंग मेरे माइंड में क्या है? मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। इफ अ स्ट्रिंग इज आइडियल स्ट्रिंग, ब्रैकेट लिखिएगा, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, देन in the same string, tension are same at each and every point magnitude wise. Tension are same at each and every point in the string. अगर आपका यहाँ देखिएगा स्ट्रिंग आइडियल स्ट्रिंग है तो सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, सेम स्ट्रिंग डिफरेंट टेंशन या सेम टेंशन? तब सेम स्ट्रिंग का मतलब क्या है? सेम स्ट्रिंग का मतलब है, मान लेते हैं सेम स्ट्रिंग का मतलब ये नहीं कि नायलॉन का रस्सी खरीद लाए मार्केट से, राइट, और उसको उसी स्ट्रिंग से M1 M2 को कनेक्ट कर दिया, उसी स्ट्रिंग से M1 और इस सरफेस को कनेक्ट कर दिया, और आप तो बोलेंगे सर नायलॉन का ही है सेम स्ट्रिंग, वो सेम टाइप का हो गया भाई, सेम स्ट्रिंग नहीं उसको फिजिक्स में बोलेंगे। सेम स्ट्रिंग का मतलब है कि उस स्ट्रिंग के बीच में कहीं पे भी नॉट नहीं लगा हुआ है या डिसकंटिन्यूटी नहीं है। नॉट समझते हैं लगाना? बंधन, राइट, दैट इज कॉल्ड व्हाट? नॉट। सेम स्ट्रिंग है और यहाँ पे कैसे एक नॉट लगा दिए तो यहाँ से यहाँ तक अलग स्ट्रिंग और यहाँ से यहाँ के बाद अलग स्ट्रिंग मानेंगे, समझ गए? स्ट्रिंग के बीच में अगर नॉट भी लग गया तो उसको सेम स्ट्रिंग में काउंट नहीं करेंगे। यहाँ से इस तरफ का अलग स्ट्रिंग मानेंगे और इस तरफ अलग स्ट्रिंग। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ पा रहे मैंने क्या बोला? तो यहाँ पे कितना स्ट्रिंग? दो स्ट्रिंग है, एक ए है और एक ए है। क्या इसके यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सेम स्ट्रिंग, करेक्ट, और यहाँ से यहाँ तक अलग स्ट्रिंग। तो मैंने बोला अगर आइडियल स्ट्रिंग के बारे में कुछ अगर नहीं बोला जाएगा तो उसको आइडियल मान लीजिएगा। तो मैंने बोला सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, तो इसका उल्टा क्या रहेगा? डिफरेंट स्ट्रिंग तो डिफरेंट टेंशन मानेंगे। बाद में इट माइट भी ऐसा हो सकता है कि उसका मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, बट प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम पे क्या पहले से सेम मान के चलना है या डिफरेंट मान के चलना है? डिफरेंट। तो सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, तो डिफरेंट स्ट्रिंग तो डिफरेंट टेंशन इनिशियली मानना है। तो यहाँ पे यह स्ट्रिंग फर्स्ट और यह स्ट्रिंग सेकेंड। और आइडियल स्ट्रिंग के अगर इस यहाँ से यहाँ के बीच में ईच एंड एवरी पॉइंट पे टेंशन का मैग्नीट्यूड डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? सेम। डिफरेंट नहीं, सेम। मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? डिफरेंट लिख दिया क्या? मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं बोला होगा, ध्यान दीजिएगा, मैंने डायरेक्शन बोला है, सिर्फ मैंने क्या बोला? मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। टेंशन का, अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट टेंशन का डायरेक्शन कहाँ रहेगा? मैंने बोला कि स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे सेम टेंशन रहेगा, सेम स्ट्रेचिंग फोर्स रहेगा मैग्नीट्यूड बाई डायरेक्शन नहीं बोला है, राइट? मतलब वो जो स्ट्रेचिंग का फोर्स जो है वो हर जगह पे सेम फील होगा। तो यहाँ पे जो टेंशन का फोर्स, यहाँ पे जो टेंशन का फोर्स आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे टेंशन, डिफरेंट टेंशन का मैग्नीट्यूड है सेम, बट किधर?
नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? सर आपने बॉडी डिफाइन नहीं किया। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ तभी करेंगे ना जब एक बॉडी मानेंगे, राइट। अब बॉडी का एकदम स्पेसिफाई एक बाउंड्री बनाएंगे तभी आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज ड्रॉ होगा क्या? नहीं होगा। तो आप सर डायरेक्शन नहीं बता सकते हैं अभी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कैसा करना है। जब तक हम लोग एक बाउंड्री सिस्टम नहीं मानेंगे तब तक उसका फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए, तो यहाँ पे मेरे पास दो स्ट्रिंग है, तो इसमें टेंशन मान लेते हैं T1 और इसमें क्या मान लेते हैं T2। अब पहला इसमें क्वेश्चन लिखिए, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1 एंड M2 सेपरेटली। ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1 एंड M2 सेपरेटली। ओनली 14 स्टूडेंट ऑफलाइन में हैं। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आया था, उसका भी डर हो गया है क्या माइंड में? कौन सा क्रोन था? मैं तो टीवी ही नहीं देखा 10 दिन से। तीन साल के बाद घर गया हूँ और 6 साल के बाद ससुराल गया हूँ। ससुराल समझते हैं ना, जहाँ पे शादी होता है। और 7 ईयर शादी का हो गया, अभी तक 3 बार ही गया हूँ, ये 3rd टाइम था। लोग सोच रहे थे कि अच्छा 5-5 साल का तो कितना दिन आइएगा, लेकिन ये जाना बहुत ज़रूरी था। पहले तो है कि सिस्टर की मेरी बहन की शादी थी, अब उसमें जो मामा जी के बेटी है, तो खास करके जो मामी हुई वो बहुत हम लोग को हेल्प किए। जितना भी शादी था तो ना, घर में शादी होना था, आके पूरा काम संभाल देना, तो वो तो एक ऐसे ही इमोशनली बर्डन था। और दूसरी बात है कि अब नहीं जाते तो थोड़ा ख़राब फील होता कि मैंने हेल्प किया मतलब साके रहना बहुत बड़ी बात होती है, जबकि वो गवर्नमेंट जॉब में है। वो एक था। और दूसरा बात था कि बेटा अभी तक जब से जन्म लिया है प्रतीक्षा हॉस्पिटल में, उसके बाद घर पे है, घर से बाहर कहीं निकला ही नहीं 3 साल में। तो जब तक नहीं मिलेगा तो पहचानेगा कैसे नाना कौन है, नानी कौन है, राइट। तो इस बात के लिए भी लेके गया, मतलब खुद का हॉलीडे हुआ ही नहीं है। आपको लगता है 2 बच्चे के साथ सफ़र कीजिएगा तो हॉलीडे रहेगा आपका? तो ऑलवेज उसके पर ही नज़र रहेगा, किधर जा रहा है, क्या कर रहा है। उसको तो सेंस है नहीं, 3 साल के बच्चों को क्या सेंस रहेगा? उसको तो फर्स्ट टाइम देख रहा है ट्रेन, उसको इतना मज़ा आ रहा था, हम लोग समझ रहे थे। वो बार बार कभी पानी पिएगा, कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा। फिर नाना नानी के यहाँ भी बहुत इन्जॉय किया, उन लोगों को पता चल गया कितना एक्टिव पार्टिकल है, तो बहुत अच्छे से फिर कहीं पे पूजा करना था। तो वो तो पूरा सफ़र में बहुत सारा टाइम गया है। कल 3 बजे निकला हूँ जहाँ पे मैं स्टे किया हुआ था, और शाम में आया हूँ। कार, ट्रेन, फिर फ्लाइट, इतना एग्जर्शन। लेकिन फिर भी चलिए, सब कुछ सब लोग से जिनसे नहीं भी मिलना अभी तक हुआ था उनसे भी मिल लिया, तो एक कह सकते हैं सक्सेस रहा। हालांकि थोड़ा मन में गिल्टी फील हो रहा था, क्लास जा रहा है, लेकिन वो मुझे कॉन्फिडेंस था कि आके सर क्लास में कंपनसेट करके ले लूँगा, कंपनसेट हो जाएगा। और प्लस ऑनलाइन मोड भी तो आजकल डेट में है, रात में भी हो जाएगा कंपनसेट, तो ये कॉन्फिडेंस था इस बात का। एनीवे, तो यहाँ इसमें क्या मानेंगे T1 और इसमें क्या मानेंगे T2। और मैंने किसका ड्रॉ करने के लिए बोला? M1 M2 एक साथ या सेपरेटली ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ करेंगे
डरना नहीं, हम कॉन्फिडेंट हो गए। मैक्सिमम क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। ओके, अपना मिस्टेक पकड़िए। अपना मिस्टेक पकड़िए। आपका 95% करेक्ट है। पूरा जल्दी पूरा इसमें रफ नोट्स पे क्या सो दोबारा क्या करते हैं, सेम मिस्टेक डन। चलिए आपका यहाँ देखिएगा मिस्टेक, पकड़िए मिस्टेक क्या हुआ, यहाँ देखिए, एक मिनट यहाँ देखिएगा। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1। तो सबसे पहला काम तो भाई हम लोग M1 को ड्रॉ करेंगे, राइट। ये है मेरा M1। M1 कितना स्ट्रिंग के टच में है, ऊपर वाला 2 स्ट्रिंग, एक ए स्ट्रिंग और एक ए स्ट्रिंग। ए स्ट्रिंग अगर इस पे जो फोर्स लगाएगा उसका नाम T1 रहेगा, और ए स्ट्रिंग जो इस पे फोर्स लगाएगा उसका भी नाम T1 रहेगा। और हाँ भी बोल रहे हैं, ए वाला स्ट्रिंग जो इस पे फोर्स लगाएगा उसका नाम T2 ना। तो आपने क्या लिखा है, देखिए देखिए वही मिस्टेक था आपका। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ वैसे देखने के लिए घूमता हूँ, तो प्रॉपर माइंडली ऑब्जर्व करते हैं कि छोटा से छोटा मिस्टेक, राइट। इसका मतलब इस M1 पे 2 टेंशन का फोर्स लगेगा, एक ए स्ट्रिंग लगाएगा और एक ए स्ट्रिंग लगेगा। और टेंशन का फोर्स ए और ए तो पता है नहीं कि दोनों स्ट्रिंग स्ट्रेचिंग मोड में है। स्ट्रेचिंग मतलब टाइट है या नहीं है, लूज रहेगा तो टेंशन का फोर्स 0, राइट। तो और स्ट्रिंग का टेंशन, स्ट्रिंग किसी बॉडी पे जो फोर्स लगाएगा वो टेंशन का फोर्स का लगाएगा। ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी एंड पैरेलल टू द स्ट्रिंग। किधर, पैरेलल टू द स्ट्रिंग। तो इस पे एक फोर्स तो रहेगा T1। T1 कौन लगाया, ए वाला स्ट्रिंग। और इस M1 पे एक ए भी तो स्ट्रिंग लगाएगा, उसका नाम क्या रहेगा, T2। किधर लगेगा, जिसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं उसके तरफ या उससे दूर, अवे फ्रॉम द बॉडी एंड पैरेलल टू द स्ट्रिंग। अब करेक्ट हुआ। और एक और फोर्स इस पे, कौन सा, तो एक मिस्टेक था आपका लास्ट बेंच, T1 T2 दिखाया है और M1 जी ही गायब हो गया, राइट। तो ये दैट्स वाई मैंने बोला कि ब्लॉक अभी ड्रॉ कीजिए, ताकि एक भी चीज़ अगर ब्लॉक ड्रॉ किए होते तो साइकोलॉजिकली मास दिखते रहता, राइट। ये हो गया M1 का, सबका करेक्ट है। नाउ फ्री ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग भी बोला कीजिए सही है या गलत है आपका, हाँ बोलिए। नॉर्मल इसमें किसके सरफेस के साथ टच में है, देखिए तो। एग्जाम में अगर ऐसा आ गया तो किसी सरफेस पे रखा हुआ है, किसी सरफेस पे है ही नहीं, तो उस नॉर्मल रिएक्शन कहाँ से आएगा, बोलिए हाँ या ना, कुछ तो बोलेंगे। तो यहाँ पे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स नाम का चीज़ है क्या, स्ट्रिंग टच में था, क्या था, तो स्ट्रिंग इस पार्टिकल पे सिंगल पॉइंट पे टच में है, राइट। तो उसका तो फोर्स आपने स्ट्रिंग का दिखा ही दिया। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में हम लोग नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स सबका अलग अलग बताया है, सबका लगने का तरीका भी अलग अलग बताया है। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द कॉमन प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट एंड टुवार्ड्स स्ट्रिंग जो फोर्स लगाएगा दैट इज, लेकिन स्ट्रिंग कब लगाएगा, स्लैक फॉर्म में रहेगा तब लगाएगा या स्ट्रेचिंग मोड में रहेगा तब लगाएगा, स्ट्रेचिंग मोड में रहेगा तब लगाएगा, और जिस बॉडी पे लगाएगा उससे दूर लगाएगा और पैरेलल टू द स्ट्रिंग लगाएगा, राइट। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2। अब बताइए इस पे कौन कौन सा फोर्स, एक तो M2 जी इसका खुद का फंडामेंटल राइट है, और M2 किसके, ये जो ब्लॉक है वो किसके टच में सिर्फ है
क्या इसका स्ट्रिंग के टच में है? इसके टच में है, तो इस पर सिर्फ टेंशन का फोर्स कौन सा लगेगा? अब यहाँ देखिए, आपको बताया था ना, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, प्रोवाइडेड आपका स्ट्रिंग आइडियल स्ट्रिंग है, तो ईच एंड एवरी पॉइंट पे टेंशन का मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन के लिए सर जब तक आप डिफाइन नहीं कीजिएगा बाउंड्री किस पे फोर्स दिखाना है टेंशन का T2, तब तक टेंशन का हम लोग T2 का डायरेक्शन नहीं बता सकते हैं। यहाँ देखिए, इस पर भी T2 लगा रहा है स्ट्रिंग, इस पर भी T2 लगा रहा है, बट दोनों का डायरेक्शन सेम है या अलग अलग डायरेक्शन है? अलग क्यों हो गया भाई? सर ये तो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, क्योंकि टेंशन के लिए बोला गया कि स्ट्रिंग किसी जिसके टच में रहेगा उससे दूर फोर्स लगाएगा, अवे फ्रॉम द बॉडी एंड पैरेलल टू द स्ट्रिंग। करेक्ट है ना? दैट्स वाई यहाँ पे T2 और यहाँ पे T2 सेम डायरेक्शन में है, अलग अलग डायरेक्शन में है, इसलिए मैंने बोला कि सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन का मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन हम लोग नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? अनटिल अनलेस जब तक बाउंड्री डिफाइंड नहीं होगा। करेक्ट है ना? डाउट है तो पूछ लीजिए, बाद के लिए मत रखिए। मुझे आपका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है, सिर्फ किसका? तो आप जहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या बेंच का मास को भी आपके साथ इंक्लूड कर ले? अब हाँ ना बोलना है आपको, नहीं करना है ना? वैसे ही M2 का मतलब सिर्फ M2। अगर बोला गया है कि ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2, तो सिर्फ आपको किसके बारे में सोचना है? स्पेसिफाई द बाउंड्री, यही था बाउंड्री, तो सिर्फ M2 का सोचिए। तो M2 में M1 कहाँ से आ गया? M2 में M1 आएगा। आपका सिस्टम क्या हो गया? बोलिए, बोलना है भाई, डरना नहीं है, बोलना है। आपका सिस्टम हो गया M2, तो आपके सिस्टम का मास क्या है? बोलिए M2, तो उस पर अर्थ कौन सा फोर्स लगाएगा? M2G। जो सिस्टम का मास रहेगा वही तो G लगेगा, M2J। तो आपका सिस्टम है, आप सोच रहे हैं M2 के बारे में और उसमें मास M1 का भी डाल रहे हैं, सही है? व्हाट इज योर सिस्टम? M2। करेक्ट है ना? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ऑफ फ्रिक्शन का चैप्टर में 90% आप जंग तब जीत लेंगे। बाकी आपके ग्रुप के लोग क्यों नहीं आए? ये उनका पर्सनल डिसीजन हो सकता है। अब किसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है एवरीवन? तो मैंने यहाँ पे बोला कि ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। पहले मैंने क्या बोला था? ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1 एंड M2 सेपरेटली, अलग अलग, राइट? अब क्या बोला? ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1 M2 एंड दोनों स्ट्रिंग या सिर्फ T2, इन तीनों का एक साथ ड्रॉ कीजिए। मतलब मैंने बोला M1 M2 और स्ट्रिंग सेकेंड, इन सबको मिलाकर एक साथ। अपने
T2 का फोर्स क्यों नहीं दिखाया? अच्छा, तो इंटरनल फोर्स कहीं तो पढ़ा होगा, कहीं तो आपने नहीं दिखाया। मैं तो ये बात बता दी। ओके, वेरी गुड। एक लाइन लिखी मेरे तरफ से, पहले सुन लीजिए। फ्री बॉडी डायग्राम में जिस सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं उसके अंदर का फोर्स, इंटरनल फोर्स को नहीं ड्रॉ करना है फ्री बॉडी डायग्राम में। वो आपका पहला मिस्टेक, राइट? इसलिए मैं लिया था, मतलब मैं चीज़ों को तोड़ तोड़ समझा रहा हूँ कि कहाँ पे क्या आपको फेस करना है। पहला पॉइंट लिखिए, इन फ्री बॉडी डायग्राम नो नीड टू शो इंटरनल फोर्सेस। इन फ्री बॉडी डायग्राम नो नीड टू शो कौन सा फोर्स? इंटरनल फोर्स। तो सर इंटरनल फोर्स किसको बोलेंगे? जो सिस्टम के अंदर लग रहा है, जो सिस्टम के अंदर लग रहा है उसको क्या बोलेंगे? इंटरनल फोर्स। तो सिस्टम तो आपको पता होना चाहिए। तो मैंने अभी मेरा अब जो काम कर रहे हैं तो उसमें मेरा सिस्टम क्या था? मेरा सिस्टम था, बोलिए सर, M1 था और क्या था? M2 था और क्या था? स्ट्रिंग सेकेंड, जिसमें T2 लग रहा था, राइट? तो ये मेरा सिस्टम है। तो इन तीनों के बीच में अगर कोई फोर्स लग रहा है, इन तीनों के बीच में, किसी भी के बीच में भी, राइट, तो उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? सिस्टम के अंदर का फोर्स। किसके अंदर का फोर्स? और सिस्टम के अंदर का फोर्स को कौन सा फोर्स? दोज फोर्स विच आर एक्ट विद इन द सिस्टम आर कॉल्ड इंटरनल फोर्सेज। लिख लीजिए, भूल जाइएगा। दोज फोर्सेज विच एक्ट विद इन द सिस्टम आर कॉल्ड इंटरनल फोर्सेस। तो देखिए, पहले एक पार्टिकल पे शो करके दिखा देते हैं। तो पूरे सिस्टम को हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पार्टिकल डायनेमिक्स में पार्टिकल भी मान सकते हैं, राइट? तो मान लेते हैं कि मेरा एक इस पार्टिकल का मास कितना? ये तो मासलेस था, तो M1 प्लस M2। तो यहाँ पे एक फोर्स क्या रहेगा? M1 प्लस M2 इंटू जी, करेक्ट है ना? M1 प्लस M2 इंटू जी। और क्या यहाँ पे T2 दिखाने का रिक्वायरमेंट है? भाई मेरा सिस्टम ये था, राइट? तो ये जो T2 है या तो M1 पे लगेगा, नहीं तो M2 पे लगेगा, बट ये तो हो गया विद इन द सिस्टम, राइट? दैट्स वाई यहाँ पे T2 दिखाने शो करने का रिक्वायरमेंट। बट इस जो मेरा सिस्टम था, तो क्या ये स्ट्रिंग फर्स्ट T1 जिसमें है पावर, वो मेरा सिस्टम के अंदर है या सिस्टम का बाहर है? तो ये मेरे लिए एक्सटर्नल फोर्स हो गया, करेक्ट? तो इस पर T1 किधर दिखाएंगे? ऊपर दिखाएंगे, ठीक है? इसका मतलब यहाँ पे T2 दिखाने का रिक्वायरमेंट नहीं था। क्यों नहीं था T2 दिखाने का रिक्वायरमेंट? क्योंकि T2 एक्सटर्नल फोर्स है या इंटरनल फोर्स? अंदर का फोर्स या बाहर का फोर्स? अंदर का फोर्स था T2, बाहर का फोर्स कौन था? T1, करेक्ट? बट अभी आपको, एक मिनट, अभी आपका लर्निंग प्रोसेस है, तो आप इसको ऐसे भी, आज जो भी चीज़ों को तोड़ कर समझा रहे हैं, यहाँ देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज़ करना है। ऐसे ही कुछ तो सॉल्व नहीं कर रहे होंगे। ये मेरा M1 हो गया, ये मेरा M2 हो गया, करेक्ट? मान लेते हैं कि जो मैंने प्रॉब्लम दिया था, इसमें सिर्फ आपसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ T1। क्या बोला? तो हो सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ T1 के लिए आप M1 M2 को तोड़ कर बना रहे हैं, उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया। बट एक कॉन्सेप्ट अगर रहेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर सिर्फ T1 निकालना है तो M1 M2 और इस स्ट्रिंग को एक साथ सोच लेंगे और उसमें T2 नहीं निकालेंगे। आपको T2 पूछा ही नहीं, मैंने सिर्फ क्या पूछा? T1। मतलब एक बात भी इम्पॉर्टेंट है कि सिस्टम क्या माना जाए, नहीं, ये बात भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि सिस्टम क्या माना जाए, टाइम बचाने के लिए। और एक बार में नहीं डेवलप होगा। ऐसा नहीं कि हाँ आज के बाद हम कहीं से भी कोई प्रॉब्लम उठा लीजिएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम के थ्रू जाइएगा तब जाकर गिफ्ट होगा, ठीक है? तो यहाँ पे T1, यहाँ पे क्या, ऐसे भी आप दिखा सकते हैं M1G, ठीक है ना? एक तो ऐसे दिखा सकते हैं M2G। अगर ब्लॉक मैंने दिखा दिया तो इसका M1G, इसका आप दोनों को एक साथ लेकर ऐसे भी दिखा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है? बट यहाँ पे इसके अंदर का फोर्स दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि सर ये मेरा सिस्टम था, ये क्या था? दिस इज माई सिस्टम,
तो आप नहीं लगता है कि T1 इक्वल टू अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स अगर रेस्ट में है तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू व्हाट, तो T1 इक्वल टू M1G प्लस M2G, एक लाइन में आंसर आ जाएगा, टाइम बच गया आपका। ठीक है, ठीक है ना एवरीवन। ऑनलाइन स्टूडेंट एवरीवन, यहां तक समझ में आ गया कि मैंने क्या समझाया? ये अगर प्रॉब्लम में स्ट्रिंग और पुली के लिए, एक मिनट, प्रॉब्लम में अगर स्ट्रिंग और पुली के बारे में कुछ नहीं स्पेशली मेंशन किया गया है तो खुद के तरफ से क्या मानिएगा? आइडियल स्ट्रिंग एंड आइडियल पुली। एंड व्हाट द क्वालिटी ऑफ आइडियल पुली? मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। लिख लीजिए। मतलब डिफ़ॉल्ट में अगर स्ट्रिंग और पुली का कुछ क्वेश्चन में HCB के प्रॉब्लम में नहीं बोला गया है मतलब खुद से आपको क्या मानना है? इसका मतलब मैं स्ट्रिंग और पुली के बारे में अगर कुछ बात नहीं कर रहा हूँ तो स्ट्रिंग का मास को आपको क्या लेना है? टेकन टू बी 0 और हैविंग फ्रिक्शन या फ्रिक्शनलेस पुली? फ्रिक्शनलेस। ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1, M2 एंड पुली सेपरेटली, अलग अलग। पुली पुली यहाँ पे हाउ मेनी स्ट्रिंग? दो स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग तो यह है जो पुली को हैंग किया हुआ है और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक डिफरेंट स्ट्रिंग या सेम स्ट्रिंग? सेम। एक मिनट, कभी कभी कुछ चीज़ सुन लेना चाहिए, उस बाद में कहीं पे काम आता है। अगर इस पुली में फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन भी रहेगा भाई रोटेशन में, कहाँ पे रहेगा? लेकिन अगर यहाँ पे इस पुली में फ्रिक्शन रहता तो इवन इफ सेम स्ट्रिंग होते हुए भी इधर का टेंशन अलग रहता। क्या रहता? टेंशन अलग। अब इसमें अभी दिमाग नहीं लगाना है क्यों और कैसे है, इसलिए मैं बहुत कुछ अपने आप को संभाल के बोलता हूँ। बस सुन लीजिए, क्यों होगा कैसे होगा बाद में देखेंगे, राइट। लेकिन बिकॉज ये पुली आइडियल है, फ्रिक्शनलेस है, दैट्स वाई यहाँ से यहाँ तक में सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन। तो अगर यहाँ पे टेंशन T1 है तो यहाँ भी क्या रहेगा? T1 रहेगा। करेक्ट। मैग्नीट्यूड बाई डायरेक्शन तो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन ना, डायरेक्शन डिपेंडिंग अपॉन। और यहाँ पे इसमें क्या रहेगा? T2। मेरे पास दो स्ट्रिंग है, एक यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ तक। M1 का अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1, तो M1 तो सिर्फ M1 सोचिए, कौन कौन सा फोर्स? एक तो इसका फंडामेंटल राइट है M1G और किधर लगाएं, नीचे या ऊपर? स्ट्रिंग टाइट है ना, तो ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी एंड पैरेलल टू द M2 का
और कौन सा फोर्स, नीचे या ऊपर, बोलिए, ऊपर की तरफ। सही है ना? देखते हो स्टूडेंट एवरीवन, कैसे आपने दिखाया? डाउट है तो पूछ लीजिएगा, कहीं पे डाउट है? नाउ ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पुली। तो पुली बोलेंगे तो सिर्फ पुली दिखाइए, जिसका बोलेंगे सिर्फ वो ड्रॉ कीजिएगा, राइट? और एक ही डायग्राम में सब कुछ नहीं करना है, अलग से पुली बनाइए। चलिए, पुली पे mg का फोर्स तो लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगा? मासलेस है, क्या है? लेकिन अगर मास रहता तो तब लगाते, ठीक है? बट यहाँ पे तो कौन कौन सा फोर्स? एक तो T2 लगेगा। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, स्ट्रिंग तो सेम है, बट कोई भी स्ट्रिंग किसी भी बॉडी को अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे कांटेक्ट लीव करेगा, क्या करेगा? कितना पॉइंट पे टच कांटेक्ट में रहेगा वो नहीं बोल रहा हूँ। पुली ए स्ट्रिंग आपको नहीं तक यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट पाई आर के टच में है। अगर पुली का रेडियस आर मान लिया जाए तो पूरा सरकमफ्रेंस कितना हो गया? 2 पाई आर। तो स्ट्रिंग कहाँ से कहाँ तक टच में है? यहाँ से यहाँ तक टच में है, राइट? तो कितना पॉइंट पे टच में वो मेरा लुकआउट नहीं है। जब इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है तो इवन इफ सेम स्ट्रिंग होते हुए भी, यहाँ देखिएगा, कितना बार तो हम लोग ये काम करते हैं कि कोई ऐसे पुली है या कोई चीज़ ऐसे है ना, गांव में पेड़ का डाली है, टहनी, उसमें से एक स्ट्रिंग फंसा दिए और दोनों तरफ पकड़ के झूल रहे हैं, करेक्ट? तो एक्चुअल में सिर्फ एक तरफ का स्ट्रिंग पर फोर्स लगता है, दोनों या एक तरफ या दोनों पे लग जाता है। वैसे ही वो जो ये जो स्ट्रिंग है, ये पुली पे सिर्फ इस तरफ से फोर्स लगाएगा, इस तरफ से फोर्स लगाएगा, या दोनों तरफ से फोर्स लगाएगा? मुझे लगता है दोनों तरफ से लगाएगा, हाँ या ना? इस पुली पे सिर्फ T1 लगेगा या 2 T1 लगेगा? 2 T1 लगेगा भाई। कितना लगेगा? इसका मतलब है कि कोई भी इवन इफ सेम स्ट्रिंग होते हुए भी वो स्ट्रिंग अगर किसी बॉडी को दो जगह पे पॉइंट को लीव कर रहा है, टच नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है? यहाँ पे लीव कर रहा है और यहाँ पे टच तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे कर रहा है, राइट? यहाँ से यहाँ तक कितना पॉइंट है? इनफाइनाइट। तो मेरा लुकआउट नहीं था, कितना जगह पे कितना पॉइंट पे उस बॉडी को से दूर जा रहा है, लीव कर दिया, छोड़ दिया, आउट ऑफ कांटेक्ट हो रहा है। कहाँ से? एक पॉइंट इस यहाँ से, और जहाँ से कांटेक्ट छोड़ रहा, लीव कर रहा है, वहाँ पे ही सिर्फ उसका फोर्स दिखाना है, करेक्ट? दैट्स वाई अगर इसका फोर्स तो एक यहाँ पे T1 और यहाँ पे क्या? T1, समझ गए? डाउट क्लियर हुआ? इसका मतलब ए स्ट्रिंग पुली पे कितना लगाया? सिर्फ T1 या 2 T1? वन ऑफ द T1 यहाँ पे और वन ऑफ द T1 यहाँ पे। इसी को अगर आप कुछ लोग ऐसे भी पुली को पॉइंट मान लेते, तो पॉइंट मानते तो फिर 2 T1 लिखिए। पॉइंट मानने से सिर्फ पॉइंट मानते हैं तो उसमें एक चीज़ थोड़ा सा मिसिंग रहता है, जो आगे चलकर हम लोग को रिक्वायरमेंट रहेगा, लेकिन वो फिर दिखाई नहीं पड़ेगा। वो है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, कि वो फोर्स एक्चुअली लग कहाँ पे रहा है। कितना लग रहा है ये तो पता होता, बट कहाँ पे लग रहा है वो मिसिंग होता जाएगा। तो अगर ऐसे दिखाते रहेंगे तो हम लोग को पता चलता रहेगा कि कहाँ पे लग रहा है, कितना लग रहा है और कहाँ पे लग रहा है, राइट? तो अगर पॉइंट दिखाएगा तो 2 T1 ऊपर और T2, 2 T1 नीचे और T2 ऊपर। और अगर ये पुली रेस्ट में है, क्या है? अगर रेस्ट में है तो नेट फोर्स 0 होना ही पड़ेगा। तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू व्हाट? तो T2 इक्वल टू व्हाट? 2 T1 हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। एनीवन डाउट है आपको? है तो पूछ लीजिए, ऐसा नहीं सर बाद में पूछेंगे। अभी तक यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ओके एवरीवन। तो हम लोग इसी फ्री बॉडी डायग्राम के क्लास को वेडनेसडे एंड थर्सडे कंटिन्यू। अब सर अगर वहाँ पे M1 और M2 नहीं होगा तो फिर भी T1 लगेगा? इनका क्वेश्चन है कि सर यहाँ पे M1 M2 नहीं रहेगा फिर भी T1 लगेगा। मेरा आंसर है M1 M2 नहीं भी रहेगा तब भी T1 लगेगा, प्रोवाइडेड आपका स्ट्रिंग टाइट हो। क्या हो? ऐसा भी तो हो सकता है ना स्टूडेंट,
एक एम है और दूसरे तरफ का स्ट्रिंग के किनारे को मैं पकड़ के खींच रहा हूँ। हो सकता है ना ऐसा? हाँ ना, कुछ बोलते रहिए अगर फील करते हैं तो, अगर समझाते हैं तो यहाँ पे एम है बट यहाँ से यहाँ तक सेम स्ट्रिंग, राइट? तो सेम स्ट्रिंग तो डिफरेंट टेंशन है, सेम टेंशन, तब भी हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि सिर्फ ब्लॉक नहीं है, दोनों तरफ किनारे को मैं पकड़ के खींच रहा हूँ F1 और F1 से, राइट? मास तो नहीं है बट मेरा पर्पस क्या है? स्ट्रिंग को किसी बॉडी पर फोर्स लगाने के लिए इट कंपल्सरी ऑलवेज उससे मास हैंग किया हुआ रहे या स्ट्रिंग टाइट रहे। क्या मैंने बोला है? स्ट्रेचिंग मोड में रहे। मैंने कहीं भी ये नहीं बोला कि स्ट्रिंग में ऑलवेज मास लगाएंगे तब भी वो टेंशन का फोर्स ऑपरेट करेगा। मैंने बोला स्ट्रिंग किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी बॉडी पे टेंशन का पावर तब दिखाएगा जब वो किस मोड में हो, वो आप देख लीजिएगा स्ट्रेचिंग मोड में है या नहीं। करेक्ट है? उसका लेंथ तो बढ़ेगा ही नहीं, ऑलवेज तो रहेगा नेचुरल लेंथ में ही, बट स्ट्रेचिंग मोड में नहीं लेगा कि अपना लेंथ को वो लेंथ इंक्रीज होने का टेंडेंसी में रहेगा। लेंथ इंक्रीज नहीं करेगा बट टेंडेंसी क्या रहेगा? इंक्रीज होने का। पिछले संडे का संडे नहीं पढ़ा रहे थे कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड एक्सटेंसेबल स्ट्रेस और स्ट्रेन? जब किसी चीज़ को प्रेस कर रहे हैं तो वो प्रेस नहीं हो रहा है बट फिर भी किस में क्या है? स्ट्रेन फील कर रहा है। ऐसा तो हो सकता है ना? एक्सटेंड नहीं हो रहा है बट फिर भी क्या फील कर रहा है? स्ट्रेन फील कर रहा है। ठीक है? और लास्टली आज घर पे जाकर एक स्ट्रिंग लेके उसको थोड़ा सा खींच कर देखिएगा यहीं, लेकिन ऐसा स्ट्रिंग लीजिए जो बहुत मजबूत हो, रबर जैसा नहीं। वह उसका एक्सटेंड तो नहीं करेगा लेकिन टाइट मोड में आएगा, राइट? और उसमें ये भी रहता है ज़्यादा टाइट है या कम टाइट है, राइट? होता है ना? थोड़ा धीरे से खींचिएगा तो क्या रहेगा? कम टाइट रहेगा, ज़्यादा खींचिएगा तो उसमें ज़्यादा स्ट्रेचिंग आ जाएगा। कल के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं?